तो नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि यहां पर हम नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी करा रहे थे। हम इसके पहले मेंटल एप्टीट्यूड को पूरा कवर कर चुके हैं, सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख लेना और उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये चीज़ जानिएगा कि अब हम मेंटल एप्टीट्यूड में एक नई सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें हम पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको कराएंगे मेंटल एप्टीट्यूड पे। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का एक और टॉपिक, संख्या और संख्या पद्धति। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब हमने मैथ स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, तो प्यारे बच्चों मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आपको गारंटी देता हूं कि मैथ में आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और मैं ये कह दूं कि जो मैथ वाला टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है ना, उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि यही एक अंदर और बाहर की जो रेखा बनाता है, यही बनाता है। क्योंकि कुछ बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं तो मैथ में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, और जो बच्चे थोड़ा सा भी मैथ में अच्छा कर लेते हैं तो नंबर ला करके उन बच्चों से आगे निकल जाते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मैथ आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। 2 से 3 लेक्चर, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो चलिए, नंबर और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या और संख्या पद्धति। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये मेरा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड मतलब पार्ट 1 में बना चुका हूं इस टॉपिक पर। नंबर एंड नंबर सिस्टम में पार्ट 1 बताया था, जल्दी से रिपीट करा देता हूं जो बच्चे नए हैं। तो नंबर और नंबर सिस्टम में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो अंक कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक के अंक पढ़े थे। इसके अलावा हमने उसमें क्या पढ़ा था? अंकों को कैसे लिखा जाता है, कोई संख्या 4 डिजिट की है उसको कैसे लिखते हैं ये बता दिया था मैंने। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पूरा अच्छे से बता दिया था। रोमन सिस्टम को बताया था कि अंकों को रोमन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू, जिसे बोला जाता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और लास्ट में मैंने जाति मान बताया था। बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, या फिर सबसे छोटी सी छोटी संख्या कितनी है, या 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या है, ये मैं आज कवर नहीं करने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल कवर किया है। तो प्लीज इसके जानने के पहले आप उसको देख लो, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। तो चलो, आज का नया टॉपिक है, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड में। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। अच्छा, आज हम बताएंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो मैथ में पूछी जाती है, और वो टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे गलत कर देते हैं। और आगे आने वाले भविष्य में जब आप थोड़ा एडवांस क्लासेस में जाओगे ना, तो ये जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी, और मैथ की बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। तो चलो, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बताता हूं। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आप ये जानो कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। क्या मैं आपसे पूछा प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो जो बच्चे नए हैं उनको बताऊं कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बता दूं कि शून्य को छोड़कर, जैसे कि आप लोगों ने शून्य से लेकर के 9 संख्याएं तो जानते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो शून्य को छोड़कर सभी धन पूर्णांक, मतलब क्या, माइनस पूर्णांक नहीं होंगे, मतलब धन पूर्णांक। आप चिन्ह तो जानते हो कि धन का चिन्ह ऐसा होता है और घटा या फिर सब्सट्रैक्शन का ऐसा होता है। तो सभी धन पूर्णांक, यहाँ पे यदि मैं धन, यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, 0 की जगह -1 कर दूं, -2 कर दूं, तो ये क्या, प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। तो सभी धन पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक चीज एक तरह से और इसको परिभाषित कर सकते हो, आप लोगों को समझाने के लिए बोलता हूं कि जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं बताओ कितने मार्कर हैं? 3। तो एक 3 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। देखो मैंने 3 लिखी है ना, मैं कहता हूं क्या है? 5 उंगली है। तो बताओ 5 उंगली क्या है? 5 नंबर क्या है? एक प्राकृत संख्या है। या मैं कह दूं 3, या कह दूं 2, तो 2 भी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं, शून्य धन पूर्णांक नहीं है, शून्य की कोई वैल्यू ही नहीं होती अकेले, ठीक है ना। तो शून्य को हम काउंट नहीं करेंगे। तो सरल शब्दों में बोलें कि शून्य को छोड़कर सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 9 तक पूरी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। तो समझ आ गया, शून्य को छोड़कर सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर। अच्छा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ 1। मैंने आपको पता है ना कि शून्य को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं,
तो शून्य को काउंट नहीं कर रहे, तो 1 से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, आप बताओ 1। सर ये बताइए आप कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, आपने तो छोटी बता दी, आओ बताता हूं। देखो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, अनंत। या अनंत का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अनंत है जिसकी बहुत ज्यादा संख्याएं हैं, कोई सीमा ही नहीं है जिसकी, उसको बोलते हैं अनंत। तो अनंत, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी क्या, अनंत। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग प्राकृत संख्या समझ गए होंगे, शून्य को छोड़कर सारी संख्याएं। ठीक है, चलो अब नई चीज पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखो पूर्णांक या इसको होल नंबर भी बोलते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। होल नंबर क्या होता है, जब हम शून्य को भी ऐड कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण मतलब पूरी तरह से पूर्ण, और कोई भी संख्या पूर्ण तभी होगी जब उसके साइड में मतलब जीरो की वैल्यू होगी। मतलब जैसे ये 1 है, तो यदि मैं जीरो को इधर लगा दूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 1 को 1 ही गिनोगे आप, 1 को 1 ही गिनोगे, लेकिन इसको जैसे ही मैं इधर लगाऊं तो आप क्या गिनोगे, 10 गिनोगे। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, शून्य सहित। मतलब क्या, शून्य को भी हमने जोड़ दिया तो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं, और आपको अच्छी तरह से प्राकृत संख्या अभी मैंने बता दिया है। तो शून्य को भी जोड़ दो और वो सारी प्राकृत संख्याएं ही हैं तो बन जाएगी पूर्ण संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ भैया इनमें से पूर्ण संख्या कौन नहीं है, या या प्राकृत संख्या कौन नहीं है, तब आपको मेरी परिभाषाएं याद आएंगी। आपको इसकी अच्छे से आप नोट्स बना लेना। तो पूर्ण नंबर का मतलब है कि सारी संख्याएं जीरो सहित, सारी संख्याएं जीरो सहित। आप देखिए मैंने क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5, मतलब 4 प्राकृत संख्या भी है ही है, मैंने आपको बताया। तो सारी प्राकृत संख्याएं जो हैं, लेकिन इसमें 0 को भी ऐड कर दो तो बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 से 9 तक की सारी संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। यही यदि यहां पे प्राकृत संख्या पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, यहां गलती नहीं करना। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत संख्या क्या होगी, अनंत। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ गए होंगे। चलो अब आता हूं भाज्य संख्या में, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है, जो बच्चे नए हैं जानो, भाज्य संख्या। अच्छा मैं इसको बड़ा सरल शब्दों में समझाता हूं। मैंने यहां पे परिभाषा लिखी हुई है, एक से बड़ी जो, क्या, एक से बड़ी, एक से बड़ी जो स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए, एक से और विभाजित हो जाए, या फिर मैंने ब्रैकेट में आप लोग समझने के लिए लिख दिया हूं कि पूरा पूरा कट जाए, उसको बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। अच्छा देखो मैंने क्या बताया, एक से बड़ी, मतलब एक से बड़ी का मतलब 1 से 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक चीज और लिख दिया है यहां पर, जो कम से कम एक और एक के अतिरिक्त एक और संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे एक और संख्या से क्या हो, पूरी पूरी कट जाए। तो देखो 4 है ना, यहां पर 4 है ना, तो 4 1 से तो कट ही जाएगा, आप जानते हो। और 4 को यदि मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा, मतलब ये 2 से कट गया ना। तो कहने का मतलब है कि जो स्वयं के अतिरिक्त, मतलब 4 जो है 4 से तो कट ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा वो किसी और से, किससे कट सकता है, 2 से। 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, ये एक और संख्या से कट गया। ऐसी संख्याओं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। सरल शब्दों में समझाएं इसको, तो सरल शब्दों में समझाएं तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो खुद के अतिरिक्त, चलो 6 को देख लो, आप 6 को लो, 6 को ले लो, 6 है ना, तो जो स्वयं तो 6 है, 6 से कट जाए, साथ में किसी और संख्या से कट जाए, किसी एक और संख्या से। चलो 6 तो किससे भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता, ये 3 से भी कट सकता है, लेकिन कम से कम 1 से तो कटना ही चाहिए, कम से कम 1 से तो कटना ही चाहिए। तो उसको बोलेंगे क्या प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या। जो विभाजित हो जाए, स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, उसे बोलते हैं। जैसे देखो मैंने 4 लिखा है, ये 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। 6 को देखो, 6 से तो कट ही जाएगी, जो स्वयं के अतिरिक्त और किसी एक और संख्या से, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इस तरह से 9 है, 9 से तो कट ही जाएगा, स्वयं के अतिरिक्त
कम से कम एक और संख्या से, तो ये 9 से तो कट ही जाएगा, एक और संख्या से किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। इस तरह से 15 है तो 15 से कट ही जाएगा, ये 3 से 3 5 15 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो मतलब क्या, स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाए या पूरा पूरा कट जाए तो उसे बोला जाएगा क्या, भाज्य संख्या। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 4। क्या होगा, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। फिर आप लोग पूछोगे सर आपने तो ये बताया था अभी भाज्य संख्या में, देखो जो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4, तो फिर 2 3 ये भाज्य संख्याएं नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं है 2 3 भाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो कि मैं अब पढ़ाने वाला हूं। फिर आप पूछोगे सर 1 क्या है, आप पूछोगे 0 क्या है, तो मैं बताता हूं, अभी परेशान ना हो, अभी देखो बताता हूं, आओ समझाता हूं। देखो अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। तो हमने भाज्य संख्या पढ़ ली कि जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और से कट जाए, ठीक है, वो हो गई क्या, भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटे, क्या, किसी और से नहीं कटे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्राइम नंबर, जो 1 से तो बड़ी है, देखो 2 तो 1 से बड़ी है ना, जो स्वयं मतलब खुद के अलावा 1 के अतिरिक्त, स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। मतलब क्या, जैसे 2 देख लो, जो स्वयं 2 से तो कट ही जाएगा, आप भी जानते हो, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एक जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, मतलब खुद से विभाजित तो हो जाए पर किसी और से नहीं कटे, वो खुद से ही कटे, बाकी किसी और से नहीं कटेगी, उसको बोला जाएगा क्या, प्राइम नंबर। 2 का उदाहरण ले लो, 2 तो 2 से कटेगा और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो देखो आपके उस प्रश्न का जवाब मिल गया ना कि सर 2 क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। सर 3 क्या है, फिर 3 तो 3 से ही कटेगा और किसी से तो कटेगा नहीं, तो 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 5 बताओ, किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, मतलब 5 वो खुद के अतिरिक्त वो किसी से नहीं कटेगी, वो बोलेंगे उसको अभाज्य संख्या। यही डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों कि अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है और जो भाज्य संख्या है वो खुद के अलावा किसी और से भी कट जाती है। यही डिफरेंस होता है भाज्य और अभाज्य में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब यहां पे 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह अभाज्य सारी संख्याएं खुद से ही कटेंगी और किसी से नहीं कटती, इनको बोला जाता है प्राइम नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। देखो 2 और 3 तो है ही है, मतलब 2 3 हो गई क्या, अभाज्य, और 4 क्या हो गई, भाज्य। तो सर ये फिर 0 और 1 के बारे में आपने तो कुछ ना बताया अभी। तो प्यारे बच्चों 0 क्या है, ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। कैसे, क्योंकि इनका कोई गुणनखंड ही नहीं बनेगा। 0 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये आपको याद कर लेना है। और 1 क्या है, ये भी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 1 का कोई गुणनखंड ही नहीं होता, जब जितना लिखोगे तो 1 ही होगा। इसलिए प्यारे बच्चों 0 और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्या करेंगे कि बोल देंगे 0 1 2 और 3 लिख देंगे या फिर लिख देंगे 4। बताओ इनमें से कौन सी भाज्य या अभाज्य नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, 0। यदि इसमें 1 भी कर देंगे तो इनमें से 0 और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। चलो, सम संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे मैंने जो 2 से पूर्णतः कट जाएं, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। 4 को ले लो, देखो 4 लिखा मैंने, 2 2 4 हो गया। 6 को ले लो, जो 2 से कट जाए। 8 को ले लो, 4 आ जाएगा, है ना। तो जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसको क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। 2 4 6 8। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सी संख्या नहीं है सम, 2 4 6 और लिख देगा 3। आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी संख्या सम नहीं है, सम संख्या कौन सी नहीं है। तो देखो ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, पर 3 2 से नहीं कटेगा। आपका जवाब होगा 3। प्यारे बच्चों समझ गए बात को, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएगा। विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे कि 1 है, 2 से नहीं कटेगा ना। 3 है, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, कटने का मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 5
5 में भी 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, 7 में भी 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 1 3 5 7 9 11 ये सारी, अभी पे डॉट डॉट कर दिया मतलब और भी आगे हैं, ये सारी संख्याएं क्या हैं प्यारे बच्चों, विषम। और 2 4 6 8 जिनकी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको बोलेंगे क्या, इवन नंबर, दैट इज सम संख्या, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से लिख लेना और बार बार पढ़ना। अच्छा एक चीज और बताऊं प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं कि फार्मूला बेस्ड पे पूछे जाएं, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछा गया है तो मैं इसलिए उनको भी बता देता हूं। बाद में इसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये होगा, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ बताने को भूल गया, भाज्य संख्या 1 से 100 तक के बीच में टोटल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, 74। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, जवाब होगा आपका 74। 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं, आपका जवाब होगा 36। ये बात आप थोड़ा याद रखना, याद करने वाली बात है। चलो फार्मूला देखो, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्राकृत संख्याएं आपने देख लिया अभी, आपने 1 2 3 4 सारी हैं, तो ऐसा n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। मैं कह दूंगा यहां पे 3 कर, लगातार 10, यहां पे 10 कर देता हूं, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो जब 10 कर दूंगा तो यहां पे 10 लिखना, फिर यहां ब्रैकेट, फिर 10 + 1 + 2, फिर इसको सॉल्व करोगे इस तरह से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, सम संख्याओं, n प्राकृत सम संख्या। अच्छा एक चीज बताएं, यहां पे सम और विषम प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे 2 4 अभी मैंने बताया ना, 2 सम प्राकृत संख्या, 1 3 ये क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो लगातार प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा n × n + 1, और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n²। n मतलब जो भी संख्या देगी, मैं कह देता हूं, कह दे देगा कि प्रथम 9 प्राकृत विषम संख्याओं का योग, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 × स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो एक ये तो 3 फार्मूले हो गए, 2 फार्मूले और आपको याद रखना है। लगातार n तक की सम संख्याओं का, यहां पर देखो लगातार बोला है, यहां पे लगातार के अलावा n प्राकृत संख्याओं का बोला है। किसका बोला प्यारे बच्चों, प्राकृत, यहां प्राकृत संख्या का नहीं पूछा, गड़बड़ ना कर देना। यदि मान लो क्वेश्चन पूछता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दिया। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1, और लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n²। इन पे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता देता हूं इन पे। तो मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सॉल्व करा के बता दूंगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, निश्चित रूप से जब ये याद कर लोगे तभी आप मैथ की क्लास कर पाओगे, अन्यथा मैथ से आपको डर लगने लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। चलो तो हम आपको अगली क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।